यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिवीजन टू के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? डिवीजन टू हमने पढ़ा था। डिवीजन टू के बारे में दैट वाज नथिंग बट आपका शेड्यूल 3 डिवीजन टू। डिवीजन 1 वाज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिवीजन 2 वाज फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? तो क्या क्या चेंजेस थे एक बार वापस से फटाफट बात कर लेते हैं, देन विल मूव अहेड एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इंड एएस, दैट इज इंड एएस 16। ठीक है, क्या है, धीरे धीरे नंबर्स आपको लर्न हो जाएंगे सब, राइट? फिलहाल नंबर्स पे नहीं जाता, फिलहाल कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। और एट द एंड ऑफ सिलेबस आई विल मेक श्योर कि आपको सारे इंड एएस नंबर्स के साथ, नाम के साथ सब लर्न है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? डिवीजन 2। डिवीजन 1 किसके लिए था? एएस के लिए था। डिवीजन 1 वाज फॉर एएस एंड डिवीजन 2 किसके लिए था? इंड एएस के लिए। So basically, Schedule 3 is nothing but it prescribes the format for financial statements, right? Format for financial statements. तो ये जो फॉर्मेट देता है, ये फॉर्मेट हम एएस के हिसाब से ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल पे, राइट? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल कैसे बनता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एक बार वापस बात कर लेते हैं। डिवीजन 1 में अगर हम बात करें तो हमारा बैलेंस शीट पे कैसे बनता था? पहले रहता था शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट? शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता था? शेयरलेस फंड्स में एक आता था शेयर कैपिटल, दूसरा आता था रिजर्व्स एंड सरप्लस, परफेक्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता था एनसीएल एंड थर्ड पॉइंट आता था सीएल। एनसीएल इज नॉन करंट लायबिलिटी, सीएल इज करंट लायबिलिटी, और फिर हम इसको टोटल करते थे। एसेट साइड में पहला आता था एनसीए, पीपी टेंजिबल, पीपी इंटेंजिबल, एनसीए में आता था नॉन करंट एसेट में, और दूसरा आता था करंट एसेट, राइट? और फिर ये हमारा टोटल होता था। सो बेसिकली दिस फॉर्मेट वाज गिवन बाय डिवीजन 1। डिवीजन 2 ने कहा कि नहीं, एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, मतलब बैलेंस शीट देख के आप समझ जाओगे ये इंडेक्स फॉलो कर रहा है, राइट? और उसने क्या कहा, आप एक काम करो, एसेट्स को ऊपर लेके आ जाओ। यू स्टार्ट विद एसेट्स, अगेन सेम फॉर्मेट, एनसीए सीए, मतलब कहने से हमने सिर्फ लायबिलिटी और एसेट को ऊपर नीचे कर दिया, बस एक डिफरेंस तो ये आ गया। सेकेंड, जब उसने कहा जब आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाओगे, मतलब आपकी लायबिलिटी साइड, उसमें पहला पॉइंट जो रहेगा आपका, that will be equity share capital and not preference share capital. इक्विटी रहेगा, मतलब प्रेफरेंस को यहां से हटा दिया गया। अब प्रेफरेंस को कहां डील करना है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब हम इंड एएस पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, अच्छा इंड एएस है, बड़ा इंड एएस है, तीन इंड एएस कवर्ड है उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट? तो उसके अंदर क्या करना है, प्रेफरेंस का क्या हुआ एग्जैक्टली वो उसमें देखेंगे। सेकेंड पॉइंट, अदर इक्विटी। सेकेंड पॉइंट क्या है? अदर इक्विटी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये सबसे अदर पॉइंट है। मतलब अगर आप देखोगे प्रेफरेंस को यहां से हटा दिया गया और रिजर्व एंड सरप्लस नाम हटा के उन्होंने क्या नाम दे दिया? अदर इक्विटी। बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ स्मॉलर कंसेप्ट एंड अदर इक्विटी इज द ब्रॉडर कंसेप्ट। बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस भी अदर इक्विटी का एक छोटा सा पार्ट है, और वो अदर इक्विटी का स्टेटमेंट बनाना है अपने को, राइट? तो यहां पे एक डिफरेंस आ गया अदर इक्विटी का, और बाद में आगे वो ये अपने एनसीएल और सीएल, मतलब यहां पे कोई चेंजेस नहीं है, राइट? क्या हम यहां पे सबके लिए नोट्स बनाते थे? क्या हम सबके लिए नोट्स बनाते थे? यस, बाकी सबके लिए नोट बनेंगे, लेकिन इन दोनों के लिए एक स्टेटमेंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। क्लियर है कि पॉइंट सबको? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अपन ने इसके ऊपर कल डिस्कशन किया था, राइट? तो मैंने आपको बताया कि डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में फर्क क्या है। डिवीजन 2 इज फॉर इंड एएस, उसने बोला एसेट्स को ऊपर लेंगे, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ सेम रखा, लायबिलिटी को नीचे ले लिया, बस उसने चेंज किया इक्विटी को, सॉरी शेयर कैपिटल को उसने वर्ड दे दिया इक्विटी, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के उसने वर्ड यूज किया अदर इक्विटी। क्लियर है पॉइंट? ओके। और बाद में सबके लिए नोट्स बनाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं पीएनएल की। क्या पीएनएल दोनों के लिए सेम है? आंसर इज यस, पीएनएल दोनों के लिए सेम है। पीएनएल में आपने क्या क्या बनाया था प्लीज बताइए। तो आप बोलोगे सर पीएनएल में हमने पहले बनाया था इनकम साइड। अब मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, पहला आपने इनकम बनाया था, राइट? उसके बाद क्या करता है? एक्सपेंस। अगर आप देखोगे इनकम में आपने दो चीज रखी थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। एक्सपेंस में आप 7 आइटम्स लेके आते थे। 7 आइटम्स कौन से थे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेस, चेंज इन इन्वेंट्री, राइट? उसके बाद डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस एंड अदर एक्सपेंस। बेसिकली 7 खर्चे हो गए। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस विल गिव यू
प्रॉफिट फॉर द ईयर, बराबर है क्या? प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें से आइडली अपन टैक्स माइनस करते थे तो अपने को क्या मिलता था? पैट, बराबर है क्या? इसको मैं पीबीटी लिख देता हूं, सिंपल सी बात, पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आइडली मतलब मोटा मोटा हिसाब ये था, एक्सेप्शनल आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैंने सब हटा दिया फिलहाल के लिए, मैंने आपको सीधा सीधा एकदम इजी भाषा में समझा दिया, इतना हम कर देते। अब मैं आपको बोल रहा हूं डिवीजन 2 ने क्या बोला। डिवीजन 2 ने बोला सर जितना आप कर दो ना ये बिल्कुल सही है, मैं इसमें छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, इसको इतना ही रहने दो, लेकिन यहां से आगे पीएनएल सिर्फ पीएनएल नहीं रहेगा, पीएनएल के दो टुकड़े होंगे। पीएनएल में आप एक तो पीएनएल बनाओगे जैसा पहले बनाते थे, दूसरा पार्ट बनेगा आपका ओसीआई। व्हाट इज ओसीआई? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। व्हाट इज ओसीआई? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इनकम में ये जो पहला पार्ट आया था आपका, ये जो पहला पार्ट, कैन आई से दिस फर्स्ट पार्ट वाज पीएनएल एंड इसमें सेकंड पार्ट बनेगा ओसीआई। व्हाट इज ओसीआई? ओसीआई इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और फाइनली थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे? टीसीआई लिखोगे। व्हाट इज टीसीआई? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? राइट। अब अगर हम बात करेंगे तो अब ये बैलेंस शीट में जाना शुरू हो जाएंगे। अब प्लीज समझना इंड एस ने क्या क्या बोला है और क्यों बोला है। मैंने आपको बैलेंस शीट में कहा कि यहां पे एक अदर इक्विटी नाम से एक चीज आएगी, बराबर है क्या? बराबर। अदर इक्विटी में पीएनएल को नाम दिया गया रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम दिया गया? रिटेन्ड अर्निंग्स। ऐसा नहीं कि ये नाम नया है, पहले भी आपने कभी कभार सुना होगा इसका नाम, बट हम आइडियली पीएनएल जनरल वर्ड यूज करते थे, राइट। वो क्या बोल रहा है कि पीएनएल जो रहेगा ना आपका, वो रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा, राइट। एंड ये जो ओसीआई है, कैन आई से ओसीआई वाज नथिंग बट द अनरियलाइज्ड इनकम, वो कहां जाएगा आपका? रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से। इज द पॉइंट क्लियर? क्या होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से जाएगा। बेसिकली ओसीआई में क्या था? तो ये प्रॉफिट जो जा रहा है वो रिटेन अर्निंग्स में जा रहा है, जो ओसीआई जा रहा है वो कहां जा रहा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और ओसीआई में बेसिकली क्या था, उसका एक्सप्लेनेशन क्या था? इट वॉज नथिंग बट अनरियलाइज्ड गेन। मतलब अगर आपका कोई अनरियलाइज्ड गेन है तो आप उसको ओसीआई में रिकॉर्ड करोगे। मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर मी या फिर वेरी इजी फॉर द शेयर होल्डर्स या जो भी एक्सेस करेगा इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको ये समझना कि कौन सा प्रॉफिट सच में कमाया गया है और कौन सा अपन ने अपनी मर्जी से प्रॉफिट लिखा हुआ है। अनरियलाइज्ड गेन इज अपनी मर्जी से प्रॉफिट लिखा हुआ है, राइट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मेरी 10 की चीज आज 17 रुपए हो गई है, तो आप 10 पे रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 17 पे हो गया है, बेचा है क्या आपने? नहीं, फिर भी आप बोलना चाहते हो नहीं सर आज 17 पे रिकॉर्ड करना, मतलब आप 7 रुपए प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, राइट। तो ये प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ तो नहीं है ना, बेचा तो नहीं है आपने, तो ये 7 रुपए को अनरियलाइज कहा जाएगा और वो अनरियलाइज को कहां लिखा जाएगा? ओसीआई में। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? राइट। अब प्लीज ध्यान देना, ये एक पॉइंट हमने कल डिस्कस नहीं किया था, वो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपको ये लिखने का मौका भी दूंगा, ठीक है। ओसीआई में अनरियलाइज गेन आता है। अनरियलाइज कौन सा आएगा? सारे अनरियलाइज गेन आएंगे क्या यहाँ पे? नहीं, सारे अनरियलाइज गेन यहाँ पे नहीं आएंगे। इंड एस ने कहा कि सब कुछ यहां नहीं आता है, कुछ अनरियलाइज्ड गेन आज भी पीएनएल का ही पार्ट है। अब वो कौन से हैं ये रेस्पेक्टिव इंड एस में हम सीखते जाएंगे, राइट। तो अनरियलाइज्ड गेन में फ्यू अनरियलाइज्ड गेन आर पार्ट ऑफ ओसीआई। और ये फ्यू कैसे मालूम पड़ेगा? इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रेस्पेक्टिव इंड एस। ये इंड एस के हिसाब से मालूम पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। अब उसमें भी 2 पॉइंट और आ जाता है। ओसीआई के वापस से 2 पार्ट्स आते हैं, प्लीज ध्यान देना। ओसीआई में मैं एक बार इसको डिस्कस करना चाहूंगा अभी इसलिए क्योंकि जब भी आप रेस्पेक्टिव इंड एस पढ़ोगे उसके अंदर वो बार बार यूज करेगा ओसीआई, और ओसीआई में 2 पार्ट्स डिवाइड करेगा। तो मैं यहां पे ओसीआई को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स है ना, अभी अपन पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। सो बेसिकली ओसीआई को उन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक उसने बोल दिया आर और एक बोल दिया एनआर। व्हाट इज आर? आर उसने बोल दिया
reclassified टू P&L, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म दे देंगे आर, OCI आर इज वो रिक्लासिफाई होगा, राइट। और एक होता है NR, दैट इज नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L, इसको हम क्या बोलेंगे, NR। मतलब आपने इसको वापस P&L में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, वो R और NR डिफाइन करेगा, राइट। अब मैंने आपको इसका कल एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया ये अपन इंडिया 16 में सीखेंगे, राइट। तो वो एग्जांपल क्या था, वो एग्जांपल रिकॉल करवाता हूं, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको इंडिया में ही दूंगा, ठीक है। अब वो क्या था एग्जैक्टली, तो मैंने आपको कहा 1/4/2000, लेट्स से 2005 में हमने परचेस किया एक लैंड था 5 करोड़ का। एंट्री क्या रहेगी, लैंड परचेस करने की। अब बोलोगे सर लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर है क्या, लैंड टू बैंक विच विल बी 5 करोड़, क्लियर। 31 मार्च 2006 में, एक अगले साल उसका फेयर वैल्यू हो गया, 7 करोड़। दो ऑप्शन, पहला उसको 5 करोड़ पे रहने दो, दूसरा उसको 7 पे लेके जाओ, चलो 2 करोड़ बढ़ा देता। तो लैंड की वैल्यू बढ़े नहीं, लैंड आपके लिए क्या एसेट है, लायबिलिटी है, तो आप बोलोगे एसेट इज विच बैलेंस डेबिट, तो आप बोलोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा तो नहीं रहा है, राइट। तो ये हम इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन गेन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन गेन। एंड रिवैल्यूएशन गेन कहां जाएगा, OCI, कहां जाएगा, OCI। कितना गेन हुआ, 2, राइट। उसके बाद 31 मार्च 2007 में फिर से इसका फेयर वैल्यू आया, लेट्स से 10 CR। कितना आया, 10 CR। तो 10 CR में अपन क्या करेंगे, फिर से उसको रिवैल्यू करेंगे, फिर से मेरा गेन हुआ, रिवैल्यूएशन गेन, अगेन गेन P&L में जाएगा या OCI में आएगा, OCI। बेसिकली OCI बोल दिया तो आपको समझ जाना है अनरियलाइज गेन है, राइट। तो कितना गेन हुआ इस बार, तो आप बोलोगे सर 3 करोड़ का और गेन हुआ। अब मेरा टोटल गेन कितना हो गया प्लीज बताइए। अगर बैलेंस शीट में देखूं, अगर मैं आपको रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट बताऊं, यहां पे और यहां पे दोनों तरफ बैलेंस शीट बताऊं, तो ये वाली बैलेंस शीट 31 मार्च 2006 में, ठीक है। इधर जो मेरा अदर इक्विटी था, इफ यू रिमेंबर अदर इक्विटी में रिटेन रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। और अगर मैं यहां पे बात करूं, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2007, तो यहां पे अगर अदर इक्विटी आ रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5, बराबर है क्या, पहले 2 था अभी 3, कितना हो गया टोटल 5। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है। अब 31 मार्च 8 की बात सुनो, 31 मार्च 2008 में हमने बेच दिया, सोल्ड लैंड फॉर 12.5 करोड़ या फिर 12 करोड़ कर दो, मैंने 12 करोड़ में बेच दिया। प्लीज बताइए एक नॉर्मल एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है, एसेट बेचने की, पैसा आ रहा है और लैंड जा रहा है, राइट। एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब प्लीज बताइए लैंड कितने पे रिकॉर्ड होगा, पैसा तो 12 आ रहा है, ये बात सही है, लेकिन मेरे बुक्स में लैंड अभी कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे 10 कैसे आया बेटा, चेक करो। पहले अपने 5 दिखाया था, फिर अपने 2 वैल्यू किया और बाद में वापस अपने 3 वैल्यू किया, राइट। तो टोटल अभी लैंड कितना दिख रहा है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, 10। तो ये 10 हो गया, कैन ऐसे मेरा गेन हो गया अभी। तो ये गेन जो है आपका कहां जाएगा, OCI में या P&L में, ये अब जाएगा P&L में। क्यों, क्योंकि ये अब रियलाइज्ड गेन बन चुका है, बराबर है क्या। OCI में सिर्फ अनरियलाइज होता है, अभी तो मैंने बेच चुका हूं ना, तो ये गेन हो गया, अब ये रियलाइज हो गया, राइट। तो ये 2 कहां जाएगा, P&L में जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, P&L में कहां पे, अदर इनकम साइड पे P&L, राइट। अब ये पॉइंट समझ में आ गया। व्हाट अबाउट दिस 5, क्या ये अनरियलाइज था पहले, क्या ये अब रियलाइज हो गया। अब तो मैंने बेच दिया ना, अब वो एसेट ही नहीं मेरे पास, तो उसका रिवैल्यूएशन क्यों करके रखना है। तो आइडियली इसको खत्म करने की बात आती है। अब सवाल ये उठता है कि इंड एस क्या बोलता है इसके ऊपर, इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्लासिफाई करोगे या क्लासिफाई नहीं करोगे, ये बात चल रही है। मतलब इसको वापस इनकम में मानना है या इनकम नहीं मानना है, ये बात चल रही है, राइट। तो रिक्लासिफाइड टू P&L मतलब वापस से इनकम मान लो,
नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल मतलब उसको इनकम मत मानो, उसको पीएल में मत जानो, बेसिकली ये होता है, राइट। रिक्लासिफाइड टू पीएल मतलब उसको वापस पीएल में लेके जाओ, मतलब वो बोलना क्या चाहता है कि अगर आप इसको रियलाइज कर रहे हो, अगर आप इसको रियलाइज कर रहे हो तो आप क्या करो, ओसीआई से वापस इनकम बोल दो, अनरियलाइज को वापस रियलाइज बोल दो। एक होता है ये पॉइंट, और एक होता है नहीं नहीं इसको इसको वापस पीएल में नहीं डालना है, इसको आप सीधा सीधा कहीं और लेके जाओगे। वो कहीं और क्या है अपन इंडेक्स में सीखेंगे। क्या ही पॉइंट समझ में आ रहा है? रिक्लासिफाइड किसको बोलते हैं, नॉट रिक्लासिफाइड किसको बोलते हैं, समझ में आया क्या सबको, राइट। रिक्लासिफाइड मतलब क्या, जो आपने अनरियलाइज बोला है उसको रियलाइज मानो, और नॉट रिक्लासिफाइड मतलब उसको पीएनएल वापस लेके जाना नहीं, उसको कहीं और ट्रीटमेंट करना, वो कहीं और क्या रहेगा वो। अब ये जो चीज मैंने आपको अभी बताया है, इसकी दो जर्नलिटीज मैं आपको बताऊंगा जब मैं इंडेक्स बताऊंगा, राइट, और वो दो जर्नलिटीज मैं एक ही बार बताऊंगा। इसके बाद आपको है ना बार बार जब भी मैं इंडेक्स का रेफरेंस दूंगा, ओसीआई ये आर है, ये एनआर है, रिक्लासिफाइड है, नॉट रिक्लासिफाइड है, तो आपको थोड़ा सा लिंक बैठना चाहिए, ठीक है। व्हाट आई वांट राइट नाउ इज यू टू मेक दिस पीएनएल विथ बैलेंस शीट। मैंने फुल फॉर्म्स भी दिए हैं बेटा। अच्छा ये डिवीजन 1 है या डिवीजन 2 है? डिवीजन 2, दिस इज डिवीजन 2। तो अगर आप देखोगे आपके फर्स्ट चैप्टर में दो चीजें थी, एक था इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्स, किसको किसको एप्लीकेबल रहेगा, एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा है आपका डिवीजन 2। हो गया सबका ये? उसके बाद आपको ये भी देखना है बेटा। तो यहां से आगे मैं आर और एनआर वर्ड यूज करने वाला हूं, ठीक है।
Yes, done everyone? Online students done? चल, तो हमने एक बेस देख लिया एग्जैक्टली क्या करना है। अब अपना सवाल सिर्फ एक ही रहा इसके अंदर कि सर ये जो 5 करोड़ आपने रिवैल्यू किया है, अब तो ये रियलाइज हो गया, मैंने बेच दिया ना अभी, तो ये अनरियलाइज जो था आपने जो रिवैल्यूएशन लिख के रखा था उसको अभी वापस पीएल में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, अपनी बात वो चालू है। तो इसका मैंने पेंडिंग रखा, इसका डिस्कशन मैंने पेंडिंग रखा। ठीक है, अब स्टार्ट करें इंड एस 16 विच इज पीपीई। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था क्या? एएस10 क्या था? एएस10 वाज पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट। फिर उसको अब उन्होंने क्या बोल दिया, अपन क्या करेंगे, इंड एस बनाएंगे और उसका नाम भी उन्होंने पीपीई रखा और सिर्फ नंबर चेंज होके क्या हो गया 16। अब अगर आपको डे 1 वाला लेक्चर याद है तो आप मुझे बता सकते हो क्या ये आईएएस से आया है या आईएफआरएस से आया है? ये आईएएस से आया है। आपको याद है क्या आईएएस की सीरीज, उस अगर आईएएस 1 था तो उसने क्या किया था, इंड एस 1 ही रखा था। आईएएस 2 था तो उसने इंड एस 2 ही रखा था, बराबर है क्या? लेकिन अगर आईएफआरएस 1 था तो उसने इसका नाम क्या कर दिया था, इंड एस 101 कर दिया था। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे 16 नंबर है, मतलब 100 की सीरीज नहीं है, मतलब ये आईएएस की सीरीज है। अगर 100 के ऊपर है तो ये क्या है, आईएफआरएस की सीरीज है। मतलब कहने से आईएएस 16 जो था उसको इंड एस 16 बनाया गया। यही पॉइंट क्लियर है? मतलब इट विल बी वेरी इजी टू एनालाइज, मतलब अगर कंपेयर भी करना है तो बहुत इजी कंपेयर हो जाएगा, नंबर ज्यादा याद नहीं रखने पड़ेंगे, राइट। जो आईएएस जो इंटरनेशनल चल रहे हैं वही अपन ने नंबर रखे। क्लियर पॉइंट सबको ये? यस। तो बेसिकली इंड एस 16 में क्या था, बहुत सारी चीजें एएस वाली थी, बहुत सारी, मैं सारी नहीं बोलूंगा लेकिन यस बहुत सारी चीजें सिमिलर थी। अब AS10 पे क्या था, बेसिकली AS10 पीपीई क्या है, AS10 पीपीई क्या है एग्जैक्टली या फिर अपन नाम इंड एस से करेंगे, इंड एस 16 पीपीई एग्जैक्टली क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं बेसिकली बात करूं तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्या क्या आ सकता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, कार, इक्विपमेंट्स, ये सब अपने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, राइट। तो अगर मैं इनको डिफाइन करना चाहूं तो पीपीई का डेफिनेशन क्या होता है, पीपीई का डेफिनेशन क्या होता है, पीपीई का कहने से इट शुड बी टेंजिबल, पहला पॉइंट, बराबर। दूसरा, मोर देन 12 मंथ्स, यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ऊपर, एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, बराबर है क्या? अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, तो वो बेसिकली पीपीई है। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है, राइट? पीपीई, राइट। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए बेटा आप लोगों के लिए, वो नोट्स एक बार ओपन कर लेता है तो चीजें थोड़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए समझना। और सारी चीजें आपको कॉपी नहीं करनी है, जो चीज मैं आपको एग्जाम्पल बोलूंगा वो एग्जाम्पल आपने कॉपी करना है, ठीक है? ओके, तो यहां पे इंड एस 16 पीपीई क्या बोल रही है, टेंजिबल आइटम होने चाहिए, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज एंड इट शुड बी मोर देन 1 पीरियड। बहुत सिंपल सी बात है। पीपीई मैंने 3 पॉइंट डिफाइन किया, मतलब अगर आपको इंड एस 16 के बारे में क्वेश्चन आया और उसका डेफिनेशन पूछा तो आप पहले डिफाइन करोगे पीपीई, राइट। व्हाट इज पीपीई? इट शुड बी टेंजिबल, it should be held for use, and तीसरा should be expected to be used for more than 1 period, that is 12 महीने से ऊपर, राइट। अब हेल्ड फॉर यूज, यूज कहां पे होना चाहिए? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। अगर हम एग्जांपल दूं, एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, राइट। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो कैन आई से दिस लैपटॉप इज माई एसेट,
So basically this is PP because it is used to supply service. मैं सर्विस देने के काम कर रहा हूँ, राइट? तो ये जो मेरा लैपटॉप है, ये जो मेरा फर्नीचर है, जो मेरा पीसी यहाँ पे पड़ा है, ये जो भी है, ये जो कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब मेरे क्या है? एसेट्स हैं। इसको हम पीपी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स, मान लेते हैं मेरा बिजनेस है टैक्सी सर्विसेज का, राइट? मेरे तो बहुत सारे कैब्स हैं, बहुत सारी अलग अलग गाड़ी है। फोन आता है, हाँ सर भेज दो इसको रेंट पे, तो कहने से वो जो जितने भी टैक्सेस हैं वो सब मेरे एसेट्स हैं। फॉर रेंटल टू अदर्स, मैं भाड़े पे दे रहा हूँ। बिल्डिंग में रेंट पे चढ़ा रहा हूँ, क्या वो मेरा एसेट है? यस। फॉर एडमिन पर्पसेस, अगर मैंने बाहर स्टाफ रखा है, उन सबको लैपटॉप लेके दिया, काम कर, मतलब जो भी पेपर सेट करना है, जो भी नोट्स बनाना है, सब उस पर किया करो, तो क्या उनको जो लैपटॉप प्रोवाइड करना वो भी मेरे एसेट है? आंसर इज यस, वो सब मेरा पीपी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट? पीपी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, एसेट है, टेंजिबल होना चाहिए, एक साल ज्यादा यूज होना चाहिए, और मैंने उसको यूज करना चाहिए। यूज कहाँ होना चाहिए? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट? और फॉर रेंटल पर्पसेस और फॉर एडमिन पर्पसेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या आप डिफाइन कर पाओगे? यस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, एस इंड एस 16 में सिर्फ इतना ही नहीं है, देयर इज आल्सो वन मोर थिंग, एंड जिसको हम बोलते हैं बेरर प्लांट। उसको हम क्या बोलते हैं? बेरर प्लांट। बेसिकली बेरर प्लांट क्या रहता है? बहुत सिंपल सी बात है, एक लिविंग प्लांट जिसको एक साल ज्यादा यूज करता है, एक लिविंग प्लांट जिसको हम एक साल से ज्यादा यूज करते हैं, और नॉर्मली वो प्लांट का बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। वो प्लांट से कुछ प्रोडक्शन, जो फ्रूट्स से आते हैं या कुछ चीजें मिलती हैं जिससे मैं प्रोडक्शन करता हूँ। एग्जाम्पल मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, राइट? क्या एक साल से ज्यादा रहने वाला है? यस। सो बेसिकली दैट मैंगो ट्री, उससे प्रोड्यूस क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंगोस मिलेंगे, राइट? और वो मैंगोस अपना बिजनेस है, या मैंगोस से मैं कुछ बनाता हूँ, मे भी शायद मैंगो पल्प, मेरा जो बिजनेस है वो मैंगो पल्प का है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, कहने से जो मैंगो ट्रीज हैं वो मेरा एक एसेट है, वहां से मुझे मैंगो मिलता है, तो मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलता है, उसको मैं यूज करता हूँ, राइट? उसको मैं यूज करके मेरे पल्प बनाता हूँ। सो बेसिकली दैट मैंगो ट्री इज एज गुड एज मशीनरी फॉर मी। समझ में आ रहा है क्या? मैं मशीनरी से क्या करता हूँ? प्रोडक्शन करता हूँ, राइट? तो उसी तरह मैंगो ट्री से क्या मिल रही है? मुझे मैंगोस मिल रहे हैं, उसकी वजह से मैं हेल्प कर पाऊंगा मेरे प्रोडक्शन में। तो ये सब चीजें क्या आएगी? बैरर प्लांट में कवर होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन सिर्फ इतना डेफिनेशन नहीं है उसका। बैरर प्लांट को इधर लिया गया है, बैरर प्लांट को, लेकिन बाकी सब चीजों को दूसरी जगह लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं इंड एस 41 एग्रीकल्चर, जो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कभी इंक्लूड नहीं किया था। आपको याद है कि 11th स्टैंडर्ड में एक जर्नलिटी किया था आपने, परचेज हॉर्स, परचेज हॉर्स, याद करो क्या नाम दिया था? मुझे नाम चाहिए। सर याद तो आ रहा है, कुछ तो भी पढ़ा था अपन 11th में से। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ याद आ रहा है क्या? परचेज हॉर्स, लाइफ स्टॉक इज द वर्ड। हाँ सर 11th में पढ़ा था, उसके बाद कभी आया नहीं है। 11th में ही पढ़ा था अपने, 12th में कभी आया नहीं है, फाउंडेशन में कभी नहीं आया, इंटरमीडिएट में कभी नाम ही नहीं सुना अपन ने। क्यों नहीं सुना? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो ही नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको हटा दिया गया, राइट? लेकिन इंडियस ने बोला नहीं अपन हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं अपन हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखा है यहाँ पे, प्लीज ध्यान देना। बायोलॉजिकल एसेट्स, तो इंड एस 41 जो इसका नाम है एग्रीकल्चर, वो कवर करता है ये सब। तो इंड बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या आते हैं? दो चीजें आती हैं, एक लिविंग प्लांट्स और एक एनिमल्स, राइट? लिविंग प्लांट्स में दो चीजें आती है, कौन सी? एक बेरर प्लांट और एक है नॉन बेरर प्लांट, राइट? नॉन बेरर जैसे एक वीट हो गया, आइडियली अपन बोलते हैं कि अगर वो प्रोड्यूस हो गया तो बाकी बाकी काम स्क्रैप में बेच देते हैं। बेसिकली वो एक चीज से वापस एक अगले साल मुझे प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला, राइट? बेरर प्लांट लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, एग्जाम्पल मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। समझ में आया क्या? अच्छा, अब एक बात समझो, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी नॉन बैरर प्लांट है, क्या उनको भी कवर करना है? यस। कवर कहां करना है? इंड एस 41 में। तो बैरर प्लांट को कहां करना है? 16 में। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बेटा, कहने से मशीनरी इज माय पीपीई। तो उसी तरह मैंगो ट्री भी तो एक मशीनरी का ही काम कर रहा है ना यार। फार्मर्स के लिए क्या कर रहा है? वो एक मशीनरी का काम कर रहा है। सो बेसिकली जो लिविंग प्लांट्स हैं जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, समझ में आ रहा है, उसको क्या कहा गया है? बेरर प्लांट। और उसको 16 में कवर किया गया। बाकी सबको कहां कवर किया गया है? एस 41 में। क्या ये पॉइंट क्लियर? आई वांट एवरीवन टू मेक दिस चैट।
मतलब कैन वी परचेज एनिमल्स फॉर द बिजनेस? द आंसर इज यस, वी कैन हैव नॉन बेरर प्लांट्स आल्सो, राइट? वो सब कहाँ कवर होने वाले हैं? इंड AS 41 में। तो फिलहाल मैंने सिर्फ बेरर प्लांट की बात किया, मतलब इंड AS 16 दो चीजें कवर कर रहा है, एक पीपी और एक बेरर प्लांट। पीपी का डेफिनेशन क्या किया बेटा? इट शुड बी टेंजिबल, राइट, यूज्ड फॉर मोर देन वन पीरियड, एंड इट शुड बी यूज्ड कहाँ करना चाहिए? प्रोडक्शन और सप्लाई, राइट, रेंटल और फॉर एडमिन, सिंपल, राइट? ये हो गया अपना इसका पीपी का डेफिनेशन। अगर बायोलॉजिकल एसिड की बात करेंगे, इट शुड बी लिविंग प्लांट, right, should be more than used for more than one period, it should give agricultural produce, and ordinary course में मैंगो ट्रीज बेचना मेरा काम नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा, कैन आई सेल मैंगो ट्री? मैंने पेड़ ही बेच दिया, ये पेड़ आज से आपका, बेच सकता हूँ? यस, लेकिन मैं कब बेचूंगा? आइडियली कैन आई से उसकी लाइफ खत्म होने के बाद, 25, 30, 50 साल के बाद, समझ में आ रहा है क्या? तो ये लाइफ खत्म होने के बाद क्या मैं बेच सकता हूँ? आंसर इज यस। तो अगर मैं बेच रहा हूँ तो क्या वो पीपी कहलाएगा? आंसर इज यस, पीपी है, वो इतने साल पीपी था, उसको मैं स्क्रैप बोल के बेच रहा हूँ। आइडियली बिल्डिंग प्लांट जब पुराने हो जाते हैं तो अपन बेचते हैं ना, बेच सकते हैं, राइट? तो वो क्या पीपी के डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं क्या? नहीं, डेफिनेशन में आते हैं, राइट? दे आर एसेट फॉर अस, एंड जब लाइफ खत्म होने के बाद अगर मैं उनको सेल कर रहा हूं तो दोज आर नोन एज स्क्रैप सेल। इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैंगो ट्री बेचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है उससे कुछ प्रोड्यूस करना और वहां से प्रोडक्शन में कुछ हेल्प करना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही डेफिनेशन था, प्रोडक्शन और सप्लाई, राइट? वापस आते हैं अपने नोट्स पे, क्या बोल रहा है? इट शुड बी अ लिविंग प्लांट, it should be used in the production and expected to use for more than one period. Can I say ये दो पॉइंट तो ऊपर पीपीसी कॉपी किए हुए हैं, राइट? और ये क्या बोल रहा है? हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। बहुत रिमोट चांसेस है कि मैं इसको बेचूंगा, मेरा काम नहीं है बेचना, या तो मुझे जरूरत रहेगी बेचने की, पैसों की जरूरत होगी, या फिर उसकी लाइफ खत्म हो गई होगी। तो अगर मैं स्क्रैप में लास्ट में लाइफ में बेचता हूं तो वो एसेट था, इतने साल मेरा एसेट था, समझ में आ रहा है ये पॉइंट, राइट? तो दिस इज बेसिकली बेरर प्लांट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, राइट? ओके। अब कभी भी जब मैं इंड AS पढ़ाऊं ना बेटा, तो इंड AS में ना आपको सिर्फ अच्छे से सुनने का काम करना है और जो जो मैं बोल रहा हूं लिखने का काम करना है। बाद में इंड AS को एकदम प्रिसाइज वे में क्या क्या पढ़ा हमने, एक पेज पे एक चार्ट पे कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? मतलब मैं आपको बार बार रिवीजन करवाता रहूंगा और इंड AS को जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसका हम एक चार्ट बना देंगे, सो दैट आप एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिले उसकी, राइट? तो फिलहाल मैंने क्या पढ़ा, अगर आप देखोगे इंड AS में 16 में आपको है ना टोटल 12 से 13 चीजें पढ़नी है, राइट? जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा क्या? डेफिनेशन। क्या पढ़ा हमने? डेफिनेशन। डेफिनेशन में दो चीजें आ गई, कौन सी? एक है पीपी और एक है बेरर प्लांट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? सेकेंड कंडीशन इज रिकॉग्निशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? रिकॉग्निशन। और थर्ड कंडीशन इज मेजरमेंट। थर्ड कंडीशन क्या है? मेजरमेंट। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैं चेक करता हूं ये मेरे एसिड की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बेसिकली, राइट? अगर मैं आपको बोलूं एक पेन, रेगुलर पेन, क्या वो मेरा एसिड है? सोच के बताओ, मैंने 200 रुपए का पेन खरीदा, मुझे बताओ एसिड है या नहीं है? नहीं, स्टेशनरी। ऐसे क्यों यार? जब मैं लैपटॉप परचेस करता तब एसिड बोलते हो, 200 रुपए का पेन खरीदा एसिड एक्सचेंज बोलते हो उसको, क्यों ऐसा? यस, मोर देन वन पेन। मैं पेन कितना है, 2 दिन में 4 महीने यूज करूंगा, समझ में आ रहा है क्या? फिर माइंड में आता है सर वो पेन बहुत अच्छा था, मैंने 2 साल यूज किया। बेटा डिपेंड्स अपॉन द मटेरियलिटी, वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? एक आध पेन अगर गिर भी गया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं, वो इतना मटेरियल नहीं है, आपको समझ में आ रहा है क्या? इट इज नॉट दैट मटेरियल, तो उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो पीपी का डेफिनेशन आइडियली वो कितना इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है वो चीज देखते हैं। अगर स्टेशनरी परचेस करते हैं तो स्टेशनरी हम खरीदते रहते हैं रोज रोज, राइट? समझ में आ रहा है क्या? सो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, राइट? लैपटॉप खराब हो जाएगा तो फिर मेरे को लगेगा अरे यार लैपटॉप खराब हो गया, दूसरा लेना पड़ेगा, 60-70 लाख रुपए डालना पड़ेगा, राइट? सो बेसिकली दैट इज द थिंग कि वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, कितना मटेरियल इफेक्ट है, तो उसको हम पीपी बोलते हैं। तो बेसिकली हमने डिफाइन किया कि हमारा एसेट है या नहीं है, राइट? अब रिकॉग्निशन क्या बोलता है, उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, कितने भी रिकॉर्ड करना है वो मेजर में बताएगा। रिकॉग्नाइज कब करना है वो बात चालू है, कब रिकॉग्नाइज करना है। तो ये चीज ना आपको 2-3 इंड AS में कवर होगी। वो बोलता है एफईबी और कॉस्ट। नाउ व्हाट इज एफईबी एंड कॉस्ट? एफईबी इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जब ये तय हो जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस अब इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, मुझे इससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने वाला है मुझे, जैसे मशीनरी अगर इंस्टॉल हो गई है तो अब मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड कर सकता हूं। जब मैंने मशीनरी खरीदा था तब मैं उसको ऐसे नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं थी। जैसे इंस्टॉल हो गई मैं बोल सकता हूं अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, राइट? तो दैट इज प्रोबेबल। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जब प्रोबेबल हो जाएंगे वो मेरा एसेट कहलाएगा,
एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उसको कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं। मैंने कुछ खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा, मालूम ही नहीं है, तो दैट इज नॉट, आप बोलोगे सर ये तो आपने इमेजिनरी सिचुएशन दे दी। मैं फिलहाल इमेजिनरी दे रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इंड एस क्या बोलता है, अगर आप उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर कर पा रहे हो और आपको लगता है कि उसका फ्यूचर इनकम बेनिफिट है, तो ही आप एसेट को रिकॉर्ड करना, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करना। दोनों चीज होनी चाहिए, कोई भी एक नहीं। सर इकोनॉमिक बेनिफिट है लेकिन कॉस्ट नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? नहीं करना। रिकॉग्नाइज कब करोगे आप? जब उसका कॉस्ट है आपके हाथ में और इसका बेनिफिट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब ये इसके अंदर कवर्ड नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुना होगा आपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे हूं, बीच में एक वायरस था, कोरोना वायरस। एवरीवन वाज इनटू रिसर्च फेस, राइट। बहुत पैसा खर्चा हो रहा था उसका एक ड्रग बनाने में, कि कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। तो एग्जाम्पल मानते हैं कि मेरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड आई वाज इनटू रिसर्च फेस कि कुछ ना कुछ ड्रग बनाएंगे उसके ऊपर। तो आई स्पेंट 20 लाख, फिर 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ऐसे करते करते 2 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। 2 करोड़, प्लीज बताइए ये 2 करोड़ रुपए मैं एसेट मान सकता हूँ नहीं मान सकता? 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया मैंने रिसर्च फेस पे, प्लीज बताइए इसको हम एसेट मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, अब क्या कर रहे थे? सिर्फ खर्चा किए जा रहे थे, कॉस्ट किए जा रहे थे। आपको मालूम है कि उससे फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है? अब तक नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आपने ड्रग अप्रूव नहीं होता है, जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, हाँ ओके अब ये इससे फायदा होगा, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक मैं उसको एसेट कैसे मानूं? खर्चा तो हो रहा है सर, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, मेरे को समझ में आ रहा है पैसे कितना जा रहा है, 2 करोड़ गए, लेकिन इसका फ्यूचर इनकम बेनिफिट है क्या अब तक? नहीं। बोल सकते हो कि अभी फ्यूचर इनकम बेनिफिट मिलने वाला है। सर मैंने एसेट चालू करने मतलब फ्यूचर इनकम बेनिफिट मिलेगा? नहीं। 2 करोड़ खर्चा करने के बाद मालूम पड़ा सर वो तो ड्रग फेल है, फ्यूचर इनकम बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना। जब तक ये दोनों चीजें कंप्लीट नहीं होती है तब तक इसको रिकॉग्नाइज करना अलाउड नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये मैंने इंडिया 16 का एग्जांपल नहीं दिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि दोनों चीजें आनी चाहिए, राइट। द कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली एंड इट शुड बी प्रोबेबल दैट देयर विल बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यहां से आगे अपन इसको एफईबी बोलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज एफईबी। ओके, बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट तो अपन ने तय कर दिया, हम अपने एसेट के डेफिनेशन में आ रहा है वो, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी हो गई कि हाँ भाई सर हम कॉस्ट में मेजर कर पा रहे हैं, हम फ्यूचर इनकम बेनिफिट भी आने वाला है, राइट। तो अब रिकॉर्ड करना है क्या? मैं बोला हाँ करो। तो फिर बात आती है कितने पे? मेजरमेंट इज, रिकॉग्निशन इज कब करना, रिकॉग्निशन मेजरमेंट इज कितने पे करना। फर्क समझ में आ रहा है क्या? राइट। तो यहां पे बात आती है इनिशियल और सब्सिक्वेंट। क्या बात आती है? इनिशियल और सब्सिक्वेंट। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इनिशियल? पहली बार। इनिशियल मतलब क्या? पहली बार। पहली बार जब आया तब कितने पे रिकॉर्ड करोगे? एंड सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एवरी ईयर, एवरी ईयर बैलेंस शीट डेट पे उसको कितने पे रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, मैंने एसेट खरीदा 100 करोड़ रुपीस का, मैंने कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए? 100 करोड़ रुपए। सिंपल, 100 करोड़ रुपए, राइट। लेकिन अगले साल 31 मार्च, ये तारीख थी 14 लेट्स से 18 की, 31 मार्च 19 पे इसका फेयर वैल्यू मार्केट में हो गया 120 करोड़। प्लीज बताइए क्या मुझे 20 करोड़ बढ़ाना अलाउड है? आंसर इज यस। एएस 10 में सीखा है अपन ने, राइट। एएस 10 में सीखा 20 करोड़ बढ़ाना अलाउड है। अभी भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया मैंने, राइट। तो आप 31 मार्च को जो रिकॉर्ड करोगे ना उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। मतलब एवरी बैलेंस शीट डेट पे आप उसको कितने भी रिकॉर्ड करोगे उसको क्या कहा जाएगा? सब्सिक्वेंट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट। एक होता है इनिशियल और एक होता है सब्सिक्वेंट। मेजरमेंट पहली बार कितने पे रिकॉर्ड करना है और हर साल बैलेंस शीट पे कितने पे रिकॉर्ड करना है ये अपने को चेक करना है, राइट। तो पहली बार में क्या आएगा? इनिशियल बोलता है सर ऑलवेज एट कॉस्ट। इनिशियल क्या बोलते हैं हम? ऑलवेज एट कॉस्ट। सिर्फ कॉस्ट में मेजर करना, हमेशा कॉस्ट में मेजर होगा, राइट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट? तो यहां पे अगर आप देखोगे रिकॉग्निशन बताया मैंने आपको, पीपी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इफ एंड ओनली बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड। कौन सी कंडीशंस? एफईबी एंड कॉस्ट कैन मेजर्ड रिलायबल। ये बात हुई अपनी। अब इसकी बात करेंगे। सिर्फ ये चार्ट देख के डरना नहीं बेटा, चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट। इनिशियली मतलब पहली बार किस पे करेंगे? ऑलवेज एट कॉस्ट, राइट। अब ये कॉस्ट में भी 4 पार्ट्स आते हैं। आपने कैसे, वो एसेट कैसे आया अपने पास, तो क्या हम वो एसेट परचेस कर सकते हैं? बाहर मार्केट में जाओ खरीद के लाओ। दूसरा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, क्या मैं एसेट खुद बना सकता हूं? जैसे बिल्डिंग मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया। तीसरा एक्सचेंज, बार्टर, मेरा आईफोन लो तुम्हारा लैपटॉप दो, बार्टर, राइट, एक्सचेंज। एंड चौथा गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ने बोला सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो हमारी तरफ से ये एसेट आपका,
गवर्नमेंट ग्रांट। तो बेसिकली चारों तरफ से एसेट आ रहा है मेरे पास, समझ में आ रहा है? या तो परचेस करो, या तो खुद बनाओ, या किसी एक्सचेंज में लो, या फिर गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है। चारों चीजें हो सकती है, राइट? तो मैं एक एक करके बात करना चाहूंगा। अपन पहले सिर्फ परचेस की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे? सिर्फ परचेस की। अब मुझे बताओ, अगर मैं खरीद रहा हूं, तो आपके लिए कॉस्ट में क्या क्या आता है, सोचो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना, ये चीजें अपन 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। मैंने यूएस से एक एसेट परचेस किया 100 करोड़ रुपीस का। कितने का? 100 करोड़। मेरा कॉस्ट कितना? तो आप बोलोगे 100 करोड़। अब सीधी बात है, यूएस से मैं मेरे प्लेन में थोड़ी लेके आऊंगा, वो शिप से आएगा, कार्गो से आएगा, जो भी है, ट्रांसपोर्ट लगेगा। 5 करोड़ रुपए खर्चा लग गया ट्रांसपोर्टेशन को। क्या ये एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन? आंसर इज यस। कितना हो गया मेरा एसेट का कॉस्ट? 105 करोड़, राइट? वहां से डॉक से मेरे पास, मेरे प्रेमाइसेस में लाने तक, मेरी फैक्ट्री में लाने का 1 करोड़ और खर्चा हो गया, 106 करोड़, राइट? अब मुझे मालूम नहीं वो चलाते है कैसे, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको इंस्टॉलेशन लगा 4 करोड़। तो कितना हो गया? 110। तो इतनी बात तो समझ में आती है, सर ये पढ़ा है हमने, ये आता है हमको, ये याद आ रहा है, राइट? तो बेसिकली कहने से ये इंक्लूड हो रहा है, सब ये इंक्लूड हो रहा है, राइट? 110 करोड़ में हो गया ना? ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 6 महीने हो गए, फिर इसको रिपेयर्स लगे, 1 करोड़ का रिपेयर लगा, प्लीज बताइए अब कितना हो गया? 110 ही है। रिपेयर खर्चा है, रिपेयर क्या है? खर्चा है। तो कहने से जब तक मेरा एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, क्या बोला मैंने? रेडी टू यूज नहीं हो जाता, तब तक के सारे खर्चे ऐड करना, बराबर है क्या? जब तक वो एसेट रेडी नहीं हो रहा है, तब तक के सारे खर्चे ऐड करेंगे। उसके बाद एक बार रेडी हो गया, वो एक बार रेडी हो गया, उसके बाद जो मेंटेनेंस लगेगा उसको, दैट विल नॉट बी द कॉस्ट ऑफ एसेट, वो आपके खर्चे रहेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? अब रेडी होने तक क्या क्या आ सकता है, तो ये बेसिक चीजें जो आपने फाउंडेशन इंटरमीडिएट लेवल में सीखा होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं ट्रांसपोर्ट ऐड करेंगे, यस ट्रांसपोर्ट ऐड करेंगे, ओके। टैक्सेस, जीएसटी, जीएसटी ऐड करना है, सोचो 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 सोचो। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इसको। कॉस्टिंग, हाँ ये पढ़ा उसने, कॉस्टिंग। अरे अपन ने इंडेस टू, सॉरी अपन ने एस टू में पढ़ा था, इंटरमीडिएट में इन्वेंट्री। चलो इंटर छोड़ दो, वहां मतलब इंडेस एस को छोड़ दो, कॉस्टिंग में पढ़ा था अपन ने। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्या आता है क्या नहीं आता है। ट्रांसपोर्ट लेना है, हाँ, रोड टैक्स, टोल टैक्स, यस लेना है, ट्रांजिट इंश्योरेंस लेना है, कॉस्ट में ये सब कॉस्ट है अपना, समझ में आ रहा है? ये सब मेरा कॉस्ट है, समझ में आ रहा है? कई पॉइंट टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में, इफ ITC is available, then not to be added. ITC क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट हाँ, इनकम टैक्स नहीं हो, ओके। तो इनपुट टैक्स रेट बेसिकली, राइट? तो क्या होता है एग्जैक्टली, क्या होता है? जीएसटी को सबको समझ आता है यार, फाइनल लेवल के हो, राइट? मैं अगर इससे खरीद रहा हूं, मैंने उसको टैक्स पे किया, मेरे पॉकेट से नहीं जाने वाला है, मैं आपसे वसूलने वाला हूं, आपको बेच के आपसे वसूलने वाला हूं। तो बेसिकली मैंने कभी मेरे जेब से टैक्स भरा ही नहीं, तो मेरा कॉस्ट नहीं है वो, जब मेरी जेब से नहीं जा रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या? तो मैं बोलता हूं इनपुट टैक्स रेट अवेलेबल है तो मेरा कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये नॉन रिफंडेबल है, ITC अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोलूं नॉट अवेलेबल, तो कहने से ये मुझे मेरे जेब से डालना पड़ेगा। जैसे कस्टम्स मैंने पे किया, वापस रिफंड नहीं आ रहा है, तो कस्टम मेरे पॉकेट से गया ना। तो अगर मेरे पॉकेट से जा रहा है लेकिन उसका रिफंड मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट। इज द पॉइंट क्लियर? पक्का समझ में आया क्या? ओके, अब ध्यान से सुनना, एक दो पॉइंट से, बहुत अच्छे पॉइंट है। टेस्टिंग पता है क्या होता है? टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग चेक करना पड़ेगा वो एसिड बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्लीज बताओ, टेस्टिंग का खर्चा अपने कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा? सोचो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आंसर इज यस, होना चाहिए। बेटा इसके बगैर वो एसेट रेडी टू यूज हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर रेडी हो गया इसलिए तो टेस्ट कर रहे हैं, बेटा अगर क्या पता टेस्ट करने के बाद भी बराबर नहीं, मतलब इंस्टॉलेशन बराबर नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन और लगेगा, बराबर है ना? तो यहाँ पे इंस्टॉल बराबर नहीं हुआ, अपने को चेक करना है कि ये बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग कॉस्ट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? टेस्टिंग कॉस्ट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, और इंस्टीट्यूट ऐसे केस सिनेरियोस देगी आपको, हमेशा देगी, ये इसमें तो मजा है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसमें मजा है। टेस्टिंग कॉस्ट में हुआ क्या एग्जैक्टली, आप सुनो अच्छे से। इमेजिका की बात करते हैं। इमेजिका गए हैं क्या सब? हाँ, जो पुणे के हैं वो बोलेंगे सर हम जाके हैं, जो पुणे के नहीं है वो बोलेंगे सर नाम सुना है, अच्छा है नाम सुना है,
इच्छा बहुत है जाने की, राइट। तो इमेज का जब स्टार्ट में ओपन हो रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अपना इमेज का खुद का इमेज का अपना, राइट। तो इमेज का अपना है और ये थीम पार्क है, राइट। अब हुआ ऐसे कि उसके जितने भी राइड्स हैं मुझे टेस्ट करने थे, राइट। अब ऑब्वियसली इमेज का फीस कितनी पता है कि एंट्री फी, चलो एंट्री फी 2000 पकड़ते हैं, चलो 1000 पकड़ते हैं, स्टूडेंट को कंसेशन वाले 1000 रुपए, राइट। इमेजिका ने टेस्टिंग करने के लिए 10 लाख का खर्चा किया, 10 लाख का, कि अपन टेस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत राइड्स, तो पावर वगैरह जनरेटर वगैरह जो भी है उसको लगाया उसने, 10 लाख का खर्चा किया चेक करने के लिए। तो अब इसने बोलूंगा 10 लाख रुपए एसेट का कॉस्ट है, उसके जो भी राइड्स का जो भी उसने थीम पार्क पे खर्चा किया 10 लाख रुपए उसमें ऐड करने बोलेंगे कि ये भी आपका एसेट है। हुआ ऐसे कि टेस्टिंग करने के लिए मैंने नॉर्मल पब्लिक को बोला कि सर आपको टिकट मिलेगा सिर्फ 10 रुपए में, ओनली 10 रुपीज, आ जाओ सारे राइड्स एंजॉय करो, बस एक पेपर पर साइन कर देना, हम तुम्हारी लाइफ के जिम्मेदार नहीं है, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज मैंने क्लियर बोल दिया भाई मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तुमको मजे लेने मजे लो, 10 रुपए में 1000 की चीज मैं आपको 10 रुपए में देने को रेडी हूँ, राइट। लेकिन लाइफ का रिस्क रहेगा, तुम्हारी इच्छा से, मैं गन पॉइंट भी नहीं रख रहा हूँ, नहीं आने पड़ेगा, राइट। तो क्या इससे कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग तो आएंगे, लाइफ का रिस्क तो रिस्क सर, लाइफ तो मतलब रिस्क में तो मजा आएगा, राइट। वो क्या था डायलॉग, क्या था अपना वो, हाँ वो बराबर है, देखो मैंने कुछ बोला नहीं कि बराबर आ गया सर, हाँ। तो यहाँ पे 10 रुपए है, राइट, मैंने दिया, तो क्या मैं इनकम जनरेट करूंगा इससे, लेट्स से 3 लाख रुपए मैंने कमा लिया, वापस इनकम हो गई मेरी, प्लीज बताइए ये इनकम पीएल में जाएगा या नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर 10 लाख में से 3 लाख माइनस करो, सिंपल, 7 लाख का खर्चा, 7 लाख बुक करो, क्योंकि 10 खर्चा के 3 तो वापस आ गया ना टेस्टिंग के लिए, इनकम भी तो जनरेट हो रही है, यस और नो। तो ये 7 लाख रुपए में कॉस्ट में ऐड करूंगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब थोड़ा उल्टा सोचो सर, ये टेस्टिंग के लिए तो लोगों ने ज्यादा सीरियस ले लिया, बहुत लोग आ गए और 13 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो गई, ऊपर का दिन पीएल में जाएगा क्या। तो इंड एस ये बोलता है, अब ये चीजें समझ में आ रही है क्या चल रहा है, ये केस सिनेरियोज हैं, और एग्जामिनर यही करेगा कि तुमने खर्चा किया 10 लाख और सामने से 13 लाख रुपए आ गए टेस्टिंग के लिए, 3 लाख ज्यादा आ गए, वो 10 रुपए लोगों ने ज्यादा सीरियस ले लिया, राइट, कि सर कभी मौका मिलेगा नहीं ऐसा 10 रुपए में, तो सब आ गए, 13 लाख रुपए इनकम जनरेट हो गई, तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। प्लीज बताइए 3 लाख रुपए पीएल में जाना चाहिए या कॉस्ट से माइनस होना चाहिए। इनकम तो है, कमाया तो है। तो जब आप ये 10 लाख रुपए कॉस्ट में ऐड कर रहे थे, तो ठीक उसी तरह ये 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा बचेंगे कॉस्ट में तो माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा थीम पार्क का कॉस्ट था लेट्स से 50 लाख, सस्ते में बन गया था, ठीक है, 50 लाख, और मैंने टेस्टिंग के लिए और खर्चा किया 10 लाख, तो आप बोलोगे सर 10 लाख ऐड करो 10 लाख 60 लाख करो, राइट। फिर मैं आपको बोल रहा नहीं सर 3 लाख रुपए इनकम जनरेट हो रही है इससे, टेस्टिंग इनकम, तो आप बोलोगे सर 7 लाख ऐड करो, बराबर है क्या। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 3 लाख नहीं 13 लाख आ गई, तो 3 लाख रुपए मेरी इनकम जनरेट होगी, कॉस्ट नहीं है, उल्टा फायदा हो रहा है। तो आप बोलोगे सर फायदा इसमें से ही माइनस करो, उसको पीएल में मत जाने दो, समझ में आ रहा है क्या। तो 3 लाख रुपए यहां से माइनस होंगे, मतलब मेरा एसेट का कॉस्ट 47 लाख आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सबको समझ में आया क्या। दिस वाज द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द ITFG, समझ में आ रही है, ओके। आई होप यहां पे पॉइंट समझ में आया। नाउ व्हाट टू एक्सक्लूड, इंक्लूड तो समझ में आ गया सर, आपने इंक्लूजन समझा दिया, हमको समझ में आ गया इंक्लूड क्या क्या करना है, कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना है, राइट। व्हाट अबाउट एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। मैंने एक फैक्ट्री ओपन किया और एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन रखा, एक पॉलिटिशियन को बुला दिया, सर रिबन, तो उसने कहा सर मैं तो आ जाऊंगा, थोड़ा फंडिंग भी देख लो, पॉलिटिकल पार्टी हमारी, तो दे दिया मैंने उसको 10 लाख रुपए उसके नाम पे। तो ये 10 लाख रुपए एसेट का कॉस्ट है क्या, नहीं, दिस इज इनॉग्रेशन। उसके रिबन नहीं काटने से मेरा एसेट बंद नहीं पड़ेगा, एसेट चालू रहेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे ये एक्सक्लूड है, दैट इज वो रेडी टू यूज था, मैं कर सकता था, अगर वो नहीं आएगा तो क्या मतलब रिबन नहीं कटेगा तो क्या मेरा एसेट यूज नहीं होगा क्या, यस एसेट वाज रेडी टू यूज। तो उसके बाद के खर्चे सीजेस टू बी एडेड टू द कॉस्ट, समझ में आ रहा है, कॉस्ट में ऐड नहीं करना। तो इनॉग्रेशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, एडमिन के खर्चे, जो भी जनरल ओवरहेड्स हैं ये सब नहीं आएंगे, राइट। लेकिन अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आ गया, अच्छे सोचना, मैंने ये वाला एग्जांपल दिया अभी टेस्टिंग वाला। एक बहुत बड़ी जमीन है जिसमें मुझे एक बिल्डिंग बांधनी है, मुझे बिल्डिंग बनाना है, राइट। एक दिन में बिल्डिंग बन जाती है क्या, नहीं, पहले अपन सोचते हैं, पहले उसकी लेवलिंग होती है, तब तक ये जमीन ही रहती है। तो मैंने इसको कार पार्क के लिए यूज कर लिया, पार्किंग की वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है,
पार्किंग की वैसी प्रॉब्लम, जहां जाते हैं पहले अपन सोचते हैं वहां पार्किंग है कि नहीं है, नहीं तो छोड़ कैब दिखा नहीं लेंगे, कैब में जाएंगे अपन। पार्किंग का बहुत बहुत प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे अगर कार पार्क है तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक बंदा बिठा दिया, जब तक जमीन है यूटिलाइज करो कुछ, तभी जो आएगा 20 रुपये पार्किंग लेते जाओ। प्लीज बताइए ये 20-20 करके अगर मैं 2 लाख रुपये मान लेता हूँ तो क्या ये कॉस्ट से माइनस होना चाहिए, जल्दी बताओ। इसके पहले भी मैंने इनकम बताया था 3 लाख रुपये कमाया था, अब मैंने पार्किंग के टिकट 20-20 रुपये बेच के 2 लाख रुपये कमा लिया, रोज की अच्छी गाड़ी आती थी। प्लीज बताइए ये पीएल में जाएगा या कॉस्ट से माइनस करेंगे। बेसिकली दिस विल बी ट्रीटेड एज द मिसलेनियस इनकम, इसको हम क्या बोलेंगे, मिसलेनियस इनकम। इसके अब आप क्या बोलोगे, सर पहले 3 लाख रुपए आए, अरे वो टेस्टिंग के लिए थे, वो जरूरी था क्या कॉस्ट खर्चा करना, हाँ जरूरी था, ऐसे को अब ये पार्किंग देना जरूरी था क्या, नहीं ये तो एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप, समझ में आ रहा है क्या, दिस वाज नॉट नेसेसरी, आप फिर भी कमा रहे हो तो वो आपकी रेगुलर इनकम है, वो आपके पीएल में जानी चाहिए। लेकिन वो टेस्टिंग का खर्चा जरूरी था क्या, यस, टेस्टिंग का कॉस्ट आप ऐड कर रहे थे ना, तो उसकी इनकम माइनस करो फिर, समझ में आ रहा है क्या। सो दिस इज द पॉइंट जो इंड एस क्लेरिफाई करता है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट, ओके। मैंने एसेट खरीदा 50 लाख का, इसने मुझे बोला सर 2 महीने का क्रेडिट है, 2 महीने की उधारी, मैंने कहा चल अच्छी बात है, ऑन द स्पॉट अब भी रोकड़ा दूंगा, बोल दाम बोल। तो उसने बोला सर 1 लाख रुपए कम कर दो, 49 दे दो, चलो 1 लाख रुपए क्या मानेंगे, कैश डिस्काउंट, 1 लाख रुपए क्या मानेंगे, कैश डिस्काउंट। प्लीज बताइए मेरा एसेट कितने का, 50 लाख का है 49 का, सोच के बोलो आराम से, 49 बोल सकते हो, 50 बोल सकते हो, और सर कंफ्यूज ऐसे ही बोल सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज पूछा मैंने आपसे, 50 लाख की चीज मैंने खरीदा, राइट, उसने बोला सर 2 महीने की उधारी है, चलो शॉन से मैंने खरीदा 50 लाख की, राइट, शॉन बोला सर 2 महीने की उधारी आप पहचान के 2 महीने के बाद पैसे देना, मैंने कहा नहीं अभी पैसे बहुत है मेरे पास, पैसे की कमी नहीं है, 49 अभी क्या बिल है, राइट, 1 लाख रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया मुझे। प्लीज बताइए अब मेरा एसेट जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कितने में रिकॉर्ड करूं, इज इट 50, यस इट इज 50 बिकॉज कैश डिस्काउंट इज एन इनडायरेक्ट इनकम। अगर आपको याद रहा होगा आपका बेसिक 11th स्टैंडर्ड पे चले जाओ, डिस्काउंट रिसीव कहां जाता था, ट्रेडिंग में या पीएल में, ट्रेडिंग में या पीएल में, सोचो डिस्काउंट रिसीव पीएल में। अब इतना भी सोच के बोलोगे तो बस फिर फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हो यार, यस पीएनएल ट्रेड में आएगा, समझ में आ रहा है क्या, पीएनएल ट्रेड में आता है, तो कहने से पीएनएल में इनडायरेक्ट आता है, इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट थोड़ी हम कॉस्ट में से एडलेस करेंगे, राइट। तो अब कोई इतना होशियार है कि इसकी जनरेटी देगा मुझे, 50 की चीज मैंने 49 पे किया, एसेट परचेज किया, एसेट टू बैंक तो डिस्काउंट रिसीव, समझ में आ रहा है क्या। तो आपको समझ में आया कि एसेट में 50 ही आया, एसेट अकाउंट डेबिट 50 टू बैंक, पैसा पूरा 50 नहीं गया, पैसा कितना गया 49, और क्या 1 लाख का फायदा हो गया मेरा, क्रेडिट और इनकमिंग गेन टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 1, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट। सो बेसिकली कैश डिस्काउंट इज टू बी इग्नोर्ड, यहां तक समझ में आ गई क्या सारी बातें, यहां तक सब बातें समझ में आ गई क्या, राइट। तो अब ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या क्या लिखा, परचेस प्राइस लेना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, बराबर, मतलब अगर 100 करोड़ एमआरपी है, 100 करोड़ एमआरपी, मैंने बोला यार ये तो एमआरपी है, कोई डिस्काउंट दे, उसने बोला सर 20% डिस्काउंट है अपना, मतलब 80 करोड़, तो कहना है मेरे लिए कॉस्ट 80 करोड़, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, राइट। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, अगर कुछ टैक्सेस हैं तो मैं ऐड करूंगा, नॉन रिफंडेबल मतलब मेरी जेब से जा रहा है पैसा, वापस नहीं आने वाला है। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेट्स से इंस्टॉलेशन के लिए, मैं इंस्टॉलेशन के लिए 4 महीने लगने वाला है, मैं एक बंदा खड़ा कर दिया, हटना नहीं वहां से, तू पूरा देखना वो बराबर कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो बंदा फ्री में खड़ा रहेगा क्या, नहीं, मैं उसको, वो मेरा मैनेजर है, 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी देता हूँ उसको, 30,000 पर मंथ, क्या वो 4 महीने वहीं खड़ा रहा इंस्टॉलेशन के लिए, तो क्या 1,20,000 भी वो कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, आंसर इज यस, समझ में आ रहा है। एम्प्लॉय को कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अब वो मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए पहले मुझे लैंड को लेवल करना पड़ा, लेवल नहीं करूंगा तो अनइवन होगा, मशीनरी इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो लेवल को लेवल करने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा लग गया मुझे, क्या वो 2 लाख भी मशीनरी का कॉस्ट है, आंसर इज यस। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, अब ये जो बताया मैंने, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, लेस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन, बताया मैंने आपको। प्रोफेशनल फीस, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, मैंने गाइडेंस लिया आपसे, राइट। आप बहुत बुद्धिमान हो, मैं आपके साथ आया, सर बताओ ये मेरा रिक्वायरमेंट है, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च करके दो, तो आपने बोला सर दूंगा ना, पहले थोड़ा फीस जमा कर दो, उसके बाद बात करते हैं अपन, कंसल्टेशन, प्रोफेशनल फीस, राइट। तो ये सब भी अपने कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, यस। क्लैरिफिकेशन दिया है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने भी क्लैरिफाई कर दिया, द एक्सेस of net proceeds from sale of items produced during testing will not be credited to P&L, it will be deducted from the cost of PP। अगर इनकम जनरेट हो रहा है ज्यादा हो गया तो आप कॉस्ट में से माइनस करो, पीएल में मत लेके जाओ, बात हुई अपनी अभी। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, इनॉग्रेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल, ट्रेनिंग कॉस्ट। अच्छा, ट्रेनिंग कॉस्ट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, सर ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ, एसेट रेडी है यूज करने के लिए,
राइट। मैं आपको चलाना सिखाऊं, ट्रेनिंग कॉस्ट, आपको सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, राइट। आपको सिखाने का खर्चा कॉस्ट में ऐड होगा क्या? आपके बिना वो एसेट नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना, आपके बिना एसेट चलेगा वो, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये एसेट का जो कॉस्ट है वो ट्रेनिंग का कॉस्ट, ये एसेट में नहीं जोड़ना, ये खर्चा है आपका। नेक्स्ट, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। आप बोलोगे सर मैं जब तक बिजनेस नहीं कर रहा था मैं भाड़ा भरते क्या, मेरा मशीनरी जब तक आया नहीं मैं खाली बैठा था, सोचा था मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, भाड़ा भरते क्या 2 लाख भाड़ा भर चुका हूं। स्टार्टिंग में कुछ इनकम नहीं थी, सेल हुआ नहीं, मशीनरी आई नहीं थी ना, मैं सोचा अभी तक सोच ही रहा था मशीनरी लूं या नहीं लूं, तो रेंट भर दिया मैंने, 2 लाख रुपये रेंट भर दिया, मतलब कहने से स्टार्टिंग में लॉस हो गया। अब मैं सोच रहा हूं सर 10 लाख में मशीनरी पड़ी और 2 लाख यहाँ का मैं रेंट पे भर चुका हूँ, लॉस हो गया, तो 12 लाख की बोलूँगा नहीं, ये लॉस आपके लॉस कॉस्ट में ऐड नहीं होता। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग। अब ये पॉइंट आ जाता है कि मान लेते हैं मैंने दिल्ली से एक एसेट परचेस किया 10 करोड़ रुपए का, मेरी पुणे फैक्ट्री में, मेरा एसेट का कॉस्ट कितना है 10 करोड़, राइट। मैं 1 साल उसको यूज कर दिया यहाँ पे 1 ईयर, उसके बाद बोलो नहीं आ रही है मशीनरी, अपने 1 एरिया शिफ्ट कर देंगे, मैं इसको मुंबई लेके जाना चाहता हूँ या पुणे में कोई और एरिया में लेके जाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं उसको मुंबई लेके गया, तो मुंबई शिफ्टिंग का 1 करोड़ और खर्चा आ गया, क्या ये 1 करोड़ मशीनरी का कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? आंसर इज नो। रीलोकेट करना, क्या यहाँ पे वो रेडी टू यूज हो चुका था, यूज भी कर रहे थे आप, उसके बाद आपने रिलोकेट किया तो वो एसेट का कॉस्ट नहीं, वो आपका खर्चा है, वो पीएल में जाना चाहिए। वो आप 10 करोड़ ये नहीं बोलोगे सर एसेट 11 करोड़ का हो गया, समझ में आ रहा है? मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी 2 बार थे। अब सोचो क्या हुआ, 10 करोड़ था, यहां से यहां आने तो 1 करोड़ लग गया। प्लीज बताइए क्या मेरा एसेट 11 करोड़ का हो गया? यस। लेकिन जब मैं रिलोकेट कर रहा था ये रिलोकेशन कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो रेडी टू यूज हो चुका था। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, ये वाला भी दे दिया मैंने आपको, द इनकम रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी दैट इज यूजिंग अ कार पार्क should be recognized as miscellaneous income in the income statement and cash discount if any to be transferred to P&L. क्या यहाँ पर तक पॉइंट समझ में आ गया? एंड नाउ दिस वन बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एएस में भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन एट विच वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस? ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन विल स्टॉप, टाइम हो गया आपका, राइट। तो प्लीज ध्यान देना एग्जैक्टली क्या हुआ, अच्छे से समझते हैं पहले। मैंने एक जमीन लिया लीज पे, या फिर गवर्नमेंट ने मुझे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक जमीन दे दी, ठीक है। और उसने बोला सर आपकी मशीनरी यहाँ इंस्टॉल कर दो, पूरा अंडर द ग्राउंड लेके जाओ उसको और ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू करो, जो भी मिनरल्स आ रहे हैं आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ये करने के लिए मैं आपसे 50 लाख रुपए लूंगा। कितने? 50 लाख। और ये आप 10 साल यूज कर सकते हो, मतलब 10 साल जितने मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट कर पाए आप, वो आपकी किस्मत। 50 लाख रुपए आपसे लूंगा, राइट। प्लस प्लस जब आप छोड़ के जाओगे, ये ज़मीन जो आपने गंदा किया है, पूरा होल किया है, पूरा मशीनरी इंस्टॉल किया है, ये ऐसे छोड़ के नहीं जाना, इसको वापस लेवल करके देना पड़ेगा आपको, अभी नहीं 10 साल बाद। मतलब आपको रिस्टोर करके देना पड़ेगा फिर से, समझ में आ रहा है क्या? रिस्टोर करके देना पड़ेगा, जैसे था वैसे ओरिजिनल कंडीशन में। अगर वैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा तो फ्री में होगा क्या? खर्चा लगेगा ना, खर्चा लगेगा, राइट। तो वो करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए लगेगा, लगा नहीं लगेगा। क्या मैंने 50 लाख अभी दिया? हाँ, ये 10 लाख देना पड़ेगा, अभी दिया क्या? नहीं। ये कब देना पड़ेगा? आफ्टर 10 ईयर्स। क्या ये कॉस्ट भी मेरा कॉस्ट है? द आंसर इज यस, दिस इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या ये खर्चे, अगर मैं उसको मना कर दूं नहीं सर मैं नहीं करके दूंगा, तो बोलेगा दूसरी जगह देख ले तू, मेरे पास बता, क्या ये कॉस्ट करना जरूरी है मेरा वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए? यस। समझ में आ रहा है? सो दिस 10 लाख विल ऑल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट, बट ये 10 लाख आज की वैल्यू क्या? नहीं। अब इतने एफएम में होशियार हो ना आप लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 10 लाख रुपए जो 10 साल बाद की वैल्यू है, उसकी आज की वैल्यू आज की उतनी नहीं है, ज्यादा रहेगी, कम रहेगी? कम रहेगी। निकाल सकते नहीं है? कैसे करते हैं बताओ तो, कैसे करते हैं प्रेजेंट वैल्यू? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जो भी इंटरेस्ट है, मतलब 1 प्लस है, राइट। लेट्स से 10%, तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइड बाय 1.1, ऐसे कितने साल करना पड़ेंगे? 10 साल। समझ में आ रहा है क्या? तो उसकी आज की वैल्यू रहेगी, एग्जाम्पल दो रहा हूं, आज की वैल्यू आ गई सपोज 4 लाख, तो आप एसेट की वैल्यू क्या मानोगे? 54 लाख रुपीज। इज द पॉइंट क्लियर? कितनी मानोगे? 54। तो आप तो बोल रहे हो सर देना 10 लाख पड़ेगा, देना 10 लाख पड़ेगा ना। तो अब सिंपल सी बात है, मुझे ये 54 की जर्नल एंट्री चाहिए, एसेट परचेस करने की एंट्री। कैन यू प्लीज गिव मी द जर्नल एंट्री?
एक एसेट परचेस करने की एंट्री बोल रहा हूँ, इतना सोचना पड़ेगा। एसेट टू बैंक, एसेट कितने का? 54 का। पैसे दिए क्या 54? नहीं, कितने पैसे? 50 दिए, बाकी 4 का क्या? यस, बाकी 4 का क्या करें? एक्सपेंस डेबिट होता है भाई, एक्सपेंस डेबिट होता है। यस, दिस इज द पॉइंट, प्रोविजन है वो। फ्यूचर में होने वाले खर्चे को अगर अभी रिकॉर्ड करना है तो उसको प्रोविजन नाम देते हैं, बराबर है क्या? एंड प्रोविजन कहने से एनी प्रोविजन हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो बेसिकली उसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या रिस्टोरेशन। 54 मैंने आज तो पैसे 50 ही दिया ना, तो कहने से बाकी 4। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ गेम खत्म नहीं होता है। एएस ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं किया था, लेकिन इंडियस ने बोला नहीं, अपने हिसाब से, मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, इस पर क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया, इस पर क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आप 4 लाख पे करने वाले हो 10 साल बाद, क्या पे करने वाले हो? तो फिर 4 क्यों लिखा? सर ये आपने बोला अभी 4 लाख पे रिकॉर्ड करो प्रेजेंट वैल्यू पे, हम तो आपकी बात मान रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे ना। क्या यहाँ पे टाइम वैल्यू है? जहां टाइम वैल्यू आता है वहां ब्याज आता है, वहां क्या आता है? ब्याज, इंटरेस्ट आता है, राइट? तो आपको ये इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, देखो रूल बहुत सिंपल सा है। अभी 4 लाख मैंने मेरी मर्जी से लिया हुआ है और 10% लिया है, ऐसा रूल नहीं है। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ। ईयर 1 में आप क्या बोलोगे? सर ओपनिंग कितना है? 4 लाख, बराबर है क्या? लेट्स से द इंटरेस्ट इज 10%, तो कितना हो जाएगा? 40। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,40,000। मतलब अब मुझे बताओ, आपका प्रोविजन 440 करना है, प्रोविजन बढ़ाना है, प्रोविजन कम करना है? बढ़ाना है। प्रोविजन एज विच बैलेंस? क्रेडिट। और बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये 40 क्या है? कहने से ये ब्याज है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। खर्चा है ना आपका। टू, क्या ये प्रोविजन बढ़ेगा? यस, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। कितना बढ़ गया? 40,000। अब मेरा प्रोविजन कितना हो गया बेटा? कहने से 4,40,000। ईयर 2 में, एंड ऑफ ईयर 2, क्या ये 440 ओपनिंग बन जाएगा? 440 पे 10% लगाओ, 44। अब क्लोजिंग कितना हो जाएगा टोटल? 484। समझ में आ रहा है क्या? क्या 44 सेकंड ईयर का ब्याज माना जाएगा? यस, सेकंड में भी ये एंट्री करोगे। क्या मेरा प्रोविजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? अभी 484 हो गया, फिर अगले साल में भी शायद वो 525 हो गया, एग्जाम्पल 525, फिर 6 हो जाएगा, 6.5, 7, ऐसे 10 साल करते करते प्रोविजन का अमाउंट ही 10 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर ईयर एंड में 10 साल बाद क्या आपको ये 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे? यस और नो? करना पड़ेगा ना। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट वोट गोज आउट टू बैंक। एंड कहने से अब ये प्रोविजन क्लोज करने की बारी आ गई। प्रोविजन एज विच बैलेंस? क्रेडिट। क्लोज करने के लिए डेबिट, तो क्या करेंगे? प्रोविजन अकाउंट डेबिट एंड 10 लाख 10 लाख एंड वी आर डन। आया समझ में? गया कैलकुलेशन समझ में आया क्या? अब ये कैलकुलेशन अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा है, सो दैट अपना टाइम वेस्ट ना हो। प्लीज ध्यान दीजिए। डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग और साइट रिस्टोरेशन, प्लीज ध्यान देना। एसेट परचेज फॉर 10 lakhs ऑन 1419, 1419, राइट? रिस्टोरेशन कॉस्ट आफ्टर 4 years 3 लाख। मैंने एसेट अभी कितने परचेज किया? 10 लाख में, और 4 साल बाद मुझे और कितना पे करना पड़ेगा? 3 लाख। मतलब टोटल, अब ये नहीं बोलोगे सर एसेट 13 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए अभी पे किया है क्या? नहीं, 3 लाख कब देना है? 4 साल बाद। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 10%। तो सबसे पहले मुझे 3 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, बराबर है क्या? 3 लाख को प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है क्या सबको? 3 लाख डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 4 बार, बराबर? 4 बार करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,04,904। करके देखो एक बार, चेक कर लो यार एक बार। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जो अपना कैलकुलेटर लेके नहीं आए हैं। एफआर थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। यस प्लीज बताइए, आ रहा है क्या सेम? आ रहा है, मुझे मालूम है सेम आ रहा है। मैं तो मेहनत करने लगा रहा था आपको सुबह सुबह, फिर एक से जरूरी है। यस, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया टोटल? कहने से 12,04,904। तो अगर मुझे एसेट रिकॉर्ड करना है मेरे बुक्स में, तो आई विल रिकॉर्ड एट 12,04,904। समझ में आ रहा है क्या? अब प्लीज समझो अच्छे से। मैंने पे कितना किया? अभी कितना पे किया? तो आप बोलोगे सर 10 लाख। 10 लाख, और वो 3 लाख रुपए अभी पे किया क्या? नहीं, ये कब पे करना है? 4 साल बाद। कहने से जो 4 साल बाद में करने वाला हूं उसको आज की वैल्यू 2 लाख रुपए, 2,04,000 जो भी है, राइट? तो मेरा एसेट का कॉस्ट हो गया। प्लीज बताओ एंट्री क्या करेंगे? एक नॉर्मल परचेस करने की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन, 2,04,000 की प्रोविजन हो गई। समझ में आया क्या? तो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये पहली एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन, राइट? अब ये प्रोविजन 2 लाख रुपए अभी का है, जो मुझे 3 लाख रुपए पे करना है 4 साल बाद। तो इसके अंदर ब्याज लगेगा हर साल, और उसको हम बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। कैसे होगा प्लीज ध्यान देना। ईयर 1 पे
क्या अपने पास ओपनिंग बैलेंस 204 था, चलो 10% ऐड 10% लगाना शुरू करो, इसके ऊपर 10% लगाएंगे अपन। 204904 पे चेक करो 2490 आता है क्या 10%? यस, फिर इन दोनों को ऐड कर देना। क्लोजिंग कितना हो गया? इज इट 225? राइट, इज इट 225? यस। तो कहने से पहले साल का ब्याज आया 20,490, ब्याज आया ना, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, यस और नो? इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, यस और नो? आप बोलोगे यस सर खर्चा है, इंटरेस्ट को डेबिट करना चाहिए, डेबिट द एक्सपेंस के हिसाब से। और क्या मेरी प्रोविजन बढ़ रही है? प्रोविजन एज क्रेडिट बैलेंस, उसको करने के लिए एंट्री करेगी आपकी, तो मैंने यहां लिखा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। समझ में आ रहा है क्या? कितना? 2490। ओके, वापस आते हैं। अब मेरा क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा बराबर 225 पे, तो अपन 10% ब्याज लगाएंगे 22,539 और इन दोनों को ऐड करेंगे, क्लोजिंग हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्लोजिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 247,933 एंड सो ऑन, राइट। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, लास्ट ईयर ये वाला 272 था, प्लीज बताओ 10% कितना आता है इसके ऊपर? तो आप बोलोगे 27273 बराबर है क्या? लेकिन मैंने कितना लिखा? 74 इसलिए लिखा क्योंकि अपन ने सिर्फ 3-4 डिजिट लिए ना, 3-4 डिजिट लिए। ये अपन ने पॉइंट में कहाँ लिया? 204 एग्जैक्ट थोड़ी आ रहा था, ये पॉइंट में आया था, अपन छोड़ दिया था ना, राइट। और यहाँ पे भी जितने पॉइंट्स आते थे अपन छोड़ते जा रहे थे, तो वो जो डिफरेंस आ रहा था वो 1-2 रुपए का डिफरेंस आने वाला है, तो वो डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए लास्ट ईयर में इंटरेस्ट अपन क्या करते हैं? बैलेंसिंग को लेते हैं, सो दैट अपना आंसर 3 लाख रुपए पूरा हो जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट, मतलब ब्याज निकालना आ रहा है क्या सबको? कैसे निकालता है? सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रोविजन का अमाउंट है जो 3 लाख रुपए था 4 साल बाद, उसको अपन क्या करेंगे? आज की वैल्यू पे लेके आएंगे। आज की वैल्यू क्या है उसकी? 204,904 और फिर 10% ऐड करते जाएंगे, 10%, 10%, 10% और 10%। ये जो 10% आ रहा था इसके ऊपर, उसको ब्याज बोलते हैं। क्या मेरी प्रोविजन बढ़ते जा रही है? यस। और 4 साल जब पूरे हो जाएंगे, क्या मुझे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे हमको? यस। पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे एंड फाइनली अपना एंट्री क्या रहेगी? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग टू बैंक। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? यस। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये जो हैंड नोट्स है ना बेटा, हैंड नोट्स, ये मैं आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, राइट। इसका भी एक प्रॉपर पीडीएफ बना के दे दूंगा, सो दैट आपको बहुत ईजी मिले ये रिवाइज करना में। मैंने आपको एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको ये सब जा रहा है, तो आपको चीजें समझेगी, लॉजिक समझ में आ रहा है कि डीकमीशनिंग का एकदम अच्छे से। ओके, तो आज के लिए यहाँ स्टॉप करता है।